वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर का सलूशन करने वाले सेट नंबर 6 देखेंगे। सेट नंबर 5 तक हम सोल्व कर चुके हैं, अब सेट नंबर 6 देखेंगे। देखिए हमारे पास स्टार वाले तो प्रश्न काट ही दिए गए, ठीक है, बता चुके 20 बार। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास खा देखिए, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। क्या तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई क्या होती है बताइए। नॉर्मलता होती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है, मोललता होती है, मोलरता होती है। बताइए क्या होती है, क्या होती है। क्या लिखा हुआ, तापमान से स्वतंत्र, तापमान से क्या है वो स्वतंत्र है, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है, सांद्रता की मोललता होती है। ध्यान रखना है, हमेशा रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान की इकाई होती है, आ चुकी है। फिर जान लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान की इकाई क्या होती है। यहाँ पर देखिए, सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर मिनट होता तो, अगर मिनट दिया होता तो मिनट इनवर्स लिखते, ठीक है। अगर सेकंड दिया तो सेकंड इनवर्स लिखेंगे, जो दिया जाए, अगर घंटे में दिया जाए तो घंटे इनवर्स लिखेंगे, कुछ जो दिया जाए वो उतने लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, थर्ड होगा यहाँ पर। फिर देखिए, बेंजल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल किससे प्राप्त होता है। एल्डोल संघनन द्वारा, केनिजारो अपक्रिया द्वारा, कटनमैन कोक अपक्रिया द्वारा, क्लीवेंसन अपचयन द्वारा, के क्लीवेंसन अपचयन द्वारा, ठीक है। अगर आपने नेमिंग रिएक्शन यहाँ पर बताई थी, हमने नेमिंग रिएक्शन में पढ़ाई थी, क्या नेमिंग रिएक्शन बताई थी। केनिजारो अपक्रिया द्वारा बेंजील अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। किसके द्वारा, यहाँ पर केनिजारो अपक्रिया द्वारा। क्या लिखा हुआ, बेंजील अल्कोहल। तो किसके द्वारा प्राप्त होता है, केनिजारो अपक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा होता है, केनिजारो अपक्रिया द्वारा, ठीक है। केनिजारो अपक्रिया द्वारा। यहाँ पर जब हम बेंजल्डिहाइड लेंगे, अगर हमने इनकी जब केनिजारो अपक्रिया बताई थी तो हमने उसमें क्या लिया था, केनिजारो अपक्रिया में हमने लिया था एक फार्मेल्डिहाइड लिया था और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार लिया था। अगर आप बेंजल्डिहाइड लेंगे तो बेंजील अल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है। अगर आप इनकी फार्मेल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिया तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर बेंजील अल्कोहल प्राप्त हो तो क्या, केनिजारो अपक्रिया होती है, ठीक। केनिजारो अपक्रिया जब एल्कोहल कोई बनता है बेंजल्डिहाइड से, बेंजल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ठीक। तो इनके एस्टल्डिहाइड नहीं लेते, यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, इनकी फार्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। क्या लेते हैं, केनिजारो अपक्रिया क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, क्या अल्फा हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए, ठीक है। विहीन एल्डिहाइड होना चाहिए। फार्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, एल्डिहाइड नहीं लेंगे। तो दो चीज़ लेते हैं, फार्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए, हिंसबर्ग अपकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, ठीक है। ये बताई थी हमने जहाँ तक डा का, क्या बताया था यहाँ पर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। डीएनए में आ चुका पीछे भी क्वेश्चन, डीएनए में उपस्थित कौन सा नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है। डीएनए में उपस्थित नहीं है यहाँ पर। चाका बताइए, यहाँ पर चाका क्या होगा, यहाँ पर डीएनए में उपस्थित नहीं है। यहाँ पर क्या है, डीएनए में, तो क्या होगा यहाँ पर थर्ड। और अगर आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में उपस्थित नहीं है थाइमिन, ठीक है। छोड़िए, यहाँ पर क्या है, यूरेसिल है। फिर ठीक है, हमारे यहाँ पर एमसीक्यू हो गए। फिर देखिए, 60 तो काट दिएगा। यहाँ पर परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, हो चुका है क्वेश्चन परासरण दाब वाला। क्या परासरण दाब वाला क्वेश्चन हो चुका है कि नहीं हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। फिर देखिए, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अनुसंधान, परासरण दाब की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, अब इसको नहीं पढ़ा था। क्या आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, परासरण दाब एक अनुसंधान गुणधर्म है, ठीक है। तो देखिए, पहले अनुसंधान गुणधर्म देखिए क्या होते हैं, यहाँ पर बताते हैं आपको हम, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक बिलियन है, यहाँ पर क्या बिलियन में क्या होता है, हमारे पास बिलियन है। यहाँ पर बिलियन में क्या होता है बताइए, यहाँ पर बिलियन में हमारे पास एक क्या होता है, हमारा बिलियन किससे मिलकर बना होता है, बिलियन में बनता है विलायक से प्लस विलेय से। किससे बनता है, विलायक से प्लस विलेय, ठीक है। विलायक होता है और क्या होता है, हमारे पास विलेय होता है, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है, लिख लीजिए यहाँ पर। अणुसंख्यक गुणधर्म की आपको परिभाषा मालूम चाहिए, क्या होती है, किसी बिलियन में विलेय के अणुओं की संख्या है। किसी बिलियन में विलेय के अणुओं की संख्या, किसी बिलियन में विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, क्या निर्भर करते हैं। किसी बिलियन में विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, अणुसंख्यक, क्या लिखा हुआ, किसी बिलियन में विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा परासरण दाब के लिए,
पाई बराबर पाई या पी से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी से भी लिख सकते हैं, पी लिख लिए, पी भी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, NRT होता है। ठीक है, बता चुके हैं भी सर, NRT होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास मोल इनकी ये क्या होती है हमारे पास, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एन, यहाँ पर या इसको नीचे ले आइए, पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी को नीचे लाएंगे, यहाँ पर क्या लाएंगे, पी को नीचे, तो क्या हो जाएगा एन अपन बी हो जाएगा, RT हो जाएगा यहाँ पर। अगर टी स्थिर रखें हम, टी स्थिर रखें, ताप टी क्या हमारे पास, ताप, ताप स्थिर रखें, ताप स्थिर। ठीक है, ताप स्थिर रखें तो पी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा एन अपन ताप को क्या रख देंगे, स्थिर रख देंगे, ताप हट जाएगा यहाँ पर, एन अपन बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन अपन बी हो जाएगा। फिर देखिए आर भी यहाँ पर कोस्टेंट होगा, बी भी, आर तो कोस्टेंट है ही है। ठीक है, आर भी कोस्टेंट है, आर क्या है, नियत है यहाँ पर। ठीक है, क्या हमारे पास आर नियत है यहाँ पर, तो बी को भी नियत ले लेंगे, बी को भी नियत ले लेंगे, बी को भी ले लीजिए नियत। ठीक है, बी भी नियत ले लेंगे यहाँ पर, नियत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी समानुपाती किसके हो जाएगा, एन के। जब हमारे पास मोलों की संख्या बढ़ेगी तो परासरण दाब भी बढ़ेगा, जब मोलों की संख्या घटेगी तो परासरण दाब भी घटेगा यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको यही कारण है यहाँ पर। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म यही यहाँ पर कारण इतना लिख देना है। ठीक है, जब हमारे पास मोलों की संख्या बढ़ेगी तो परासरण दाब भी बढ़ेगा, जब मोलों की संख्या घटेगी तो परासरण दाब भी घटेगा। ठीक है, यही कारण है कि अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे यही प्रदर्शित करें, यानी कैसे प्रदर्शित करेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, 1 नंबर का था परिभाषा, 1 नंबर की छोड़िए इसको। आयनों के स्वतंत्रता विगमन में और कोल्लाउस का नियम लिखे, हो चुका है क्वेश्चन, हटा छोड़िए इसको, ये तो काट ही दिया गया, ये भी काट दिएगा, ये भी काट दिएगा यहाँ पर। फिर देखिए निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिक के सूत्र IUPAC नियमों के आधार पर लिखे। अगर आपको IUPAC नाम बनाने आते हैं तो इससे आप सूत्रीय संरचना भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, संरचना भी लिख सकते हैं, अगर नहीं आते तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको पहले IUPAC नामकरण बनाना सीखना है। ठीक है, तभी ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर पहला हमारे पास दिया है, इसका संरचना सूत्र लिखना। देखिए पहला देखिए, ठीक है, गा का है यहाँ पर, गा, गा का पहला क्या है, डाई क्लोराइडो 20, डाइक्लोराइडो 20, एथेन 1,2 डाईएमीन। ठीक है, कोबाल्ट कितनी ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है, 3rd है, 3rd क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी संरचना सूत्र देखिए किस टाइप से लिखें, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाइक्लोराइडो 20, क्या लिखा हुआ है, डाइक्लोराइडो 20 लिखा हुआ है, डाइक्लोराइडो 20। फिर क्या लिखा हुआ, एथेन 1,2 डाईएमीन, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। यहाँ पर कोई पहले वाला सिंपल धातु यहाँ पर दी गई नहीं, जो पहले लिखते हैं यहाँ पर सिर्फ ओनली क्या लिखा हुआ, डाइक्लोराइडो 20 के लिए, डाइक्लोराइडो 20, एथेन 1,2 डाईएमीन। फिर क्या है हमारे पास, कोबाल्ट क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु, क्या होती है केंद्रीय, तो लिगेंड है, उसको भूल जाइए। ये क्या हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, लिगेंड है। कोबाल्ट क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु किस जब IUPAC नाम का सही से पढ़ें तो केंद्रीय धातु परमाणु का कहाँ पर लिखते हैं, देखिए इस टाइप से पहले हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हो, कोबाल्ट को किस टाइप से लिखते हैं, C बड़ा सी छोटा O, ये क्या होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट हो गया, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 3rd आएगी। ठीक है, देखिए उसको भूल जाइए, 3rd। फिर क्या लिखा हुआ, क्लोराइडो 20, डाइक्लोराइडो को क्या बताया था मैंने, Cl2 बताया था, डाई मतलब 2, तो डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं, उन्होंने क्लोराइडो भी लिख दिया। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा हुआ, डाइक्लोराइडो, तो डाइक्लोराइडो मतलब क्लोरीन Cl2 लिखनी है, यहाँ पर क्या लिखनी है, Cl2, तो इसी के आगे Cl2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख दिया Cl2। फिर क्या लिखा हुआ है, डाइक्लोराइडो 20, एथेन 1,2 डाईएमीन, तो डाईएमीन को किससे हमने रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था, EN से बताया था, एथिलीन डाईएमीन बताया था, एथिलीन डाईएमीन। तो यहाँ पर एथेन 1,2 डाईएमीन, तो यहाँ पर EN आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, EN यहाँ पर EN। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 20 लगा हुआ है, 20 के लिए 20 होता तो क्या होता 2, और 30 होता क्या होता 3, तो यहाँ पर 20 लगा क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, लिख दिया 2 यहाँ पर। फिर क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड के लिए यहाँ पर सिर्फ 19 क्लोराइड लिखा होता है, इसके लिए क्या लिख देते हैं, Cl लिख देते हैं, बन गई संरचना। अगर आपको IUPAC नाम आता है भाई, कॉमन सेंस लगाकर ये भी बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 3 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, दूसरा देखिए, अरे सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर देखिए कहाँ यानी ये वाला। फिर क्या है, आयरन 3rd हेक्सा, इसको लिखिए, देखिए आयरन 3rd 2nd पार्ट, आयरन 3rd हेक्सासाइनिडोफेरेट। ठीक है, फेरेट।
और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, सेकंड है। ध्यान से रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिर रिपीट हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आयरन थर्ड, क्या लिखा हुआ, आयरन थर्ड है यहाँ पर, क्या है, आयरन थर्ड है यहाँ पर, ठीक है, आयरन थर्ड। हेक्सा क्या है यहाँ पर, हेक्सा साइनेडोफेरेट, ठीक है। 8 इसमें जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, 8 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहले आयरन, यानी कि उन्होंने पहले ही लिख दिया आयरन, यफ, क्या लिख दिया, यफ लिख दिया, आयरन इनकी यफ ई, ठीक है, यफ ई लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आयरन एफ ई, फिर क्या है, थर्ड, यहाँ पर थर्ड को भूल जाइए, ठीक है। आयरन की संख्या कितनी आएगी, ऑक्सीकरण संख्या थर्ड आएगी, ठीक है। हेक्जा मतलब 6, साइनाइडो मतलब कि CN, ठीक है, साइनाइडो का मतलब CN। फेरेट क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसी में फेरेट 8 जोड़ते हैं, 8, ठीक है। जब यहाँ पर बाहरी एक कोई सिंपल धातु लिखी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ही, यहाँ पर भी आ जाएगा एफ ही, ठीक है। 8 तो इसको जोड़ेंगे, IPC नंबर आएंगे तो यही बन जाएगा ए, यानी कि फेरेट आएगा। फिर क्या लिखा हुआ, हेक्जा साइनाइडो के लिए क्या लिखते हैं, CN लिखते हैं, यहाँ पर CN लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर, हेक्जा है, यहाँ पर क्या है, हेक्जा का मतलब क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 लगा दीजिए, इसी में लिखा हेक्जा साइनाइडो, यहाँ पर हेक्जा 6 मतलब कि 6 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 6। फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पर क्या लिखी हुई, थर्ड, तो यहाँ पर थर्ड लिख दीजिए, थर्ड लिख दिया यहाँ पर। अब समझिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर एफ ई कितनी होती है, एफ ई की कितनी होती है, 2 होती है वैलेंसी, ठीक है। 3 भी हो जाती है, 2 भी हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर एफ, देखिए इसको आपको समझाते हैं, एफ ई की मान लीजिए 2, ऑक्सीकरण संख्या हमने 2 लिख ली यहाँ पर, ठीक है, 2 लिख दिया यहाँ पर, यानी कि इसके में यहाँ पर निकालनी है, यहाँ पर इसकी निकालनी, मान लीजिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर नंबर तो कोई ना कोई होगा, तो मान लीजिए इसकी यहाँ पर कितना हो सकता है, अगर यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर x2 मान लीजिए इसकी कितनी होती है, 2, इसकी मान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ठीक है। तो इसकी मान लीजिए x प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, उसको छोड़िए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 में से 2 कितना बचा, 4, तो बच जाएगा 4 प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा यहाँ पर, या फिर CN का होल 3, ये क्या हो जाएगा आपका IPC कर्ण, इनकी इसका संरचना सूत्र हो जाएगा, इस टाइप से बनाना। अगर IPC कर्ण नाम आता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर देखिए प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीय संरचना पर हो चुका है क्वेश्चन ये भी। फिर देखिए 298 के लिंक पर निम्नलिखित में सेल के निर्धारण समीकरण लिखे, वो निर्धारण जब क्वेश्चन सोल्व करेगा उसी में आ जाएगी, ठीक है। ये दिया गया यहाँ पर निकेल इतना दिया है, तो उपरोक्त सेल के EMF दिया है 0.59 वोल्ट, तो मानक EMF ई नोट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल, देखिए लगाते हैं इसको। देखिए हमने जो पिछले वाले सेट में क्वेश्चन जिस टाइप से लगाया था उसी टाइप से वही मेथड लगाएंगे, ठीक है, बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, यानी कि चौथे का क्या है, हमारे पास का है। यहाँ पर ध्यान से देखना, एक बार बता चुके हैं, अगर आपने अगर वो वाली वीडियो पढ़ी तो ये लगा सकते हैं अपने आप, ठीक है, लगा लेंगे अपने आप, ठीक है, लगा देते हैं फिर से। देखिए समझ लीजिए हमारे पास क्या दी गई, यहाँ पर सेल दिया NI 2+ दिया यहाँ पर, तो क्या करते हैं 8 एनोड लिखिए यहाँ पर, ठीक है, 8 एनोड, तो क्या है यहाँ पर निकिल NI है, फिर ठीक है, क्या है गिव्स आउट NI 2+ है। हमने क्या बताया, जिधर प्लस की संख्या होती है उधर हमें इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं। यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2+ है, यहाँ पर नहीं है 2+, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो क्या, तो बराबर 2 में से 2+ में से 2 माइनस किया कितना बचा, 0 बचा, यानी कि NI बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 1। अब फिर देखिए हमारे पास क्या है, Cu 2+ है, Cu है, तो Cu 2+ लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया Cu 2+ इधर। फिर क्या हमारे पास C हो जाएगा, तो इधर प्लस की संख्या 2 है, इधर 0 है, यहाँ पर प्लस की संख्या क्या है 2 है, तो हमें बराबर करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास 8 कैथोड लिख लीजिए यहाँ पर, 8 कैथोड, ठीक है। सब डिटेल बता चुके हैं, कैथोड का क्या होता है, एनोड क्या होता है, सब बता चुके हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, निकिल NI कि हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें N का मान चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, N का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो NI प्लस का Cu 2+ हो जाएगा, यहाँ पर गिव्स आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा NI 2+ प्लस का Cu, तो यहाँ पर N का मान कितना है, 2, इसी समझ लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े थे, तो N का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 है यहाँ पर। तो नेनार्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, नेनार्ट समीकरण देखिए, नेनार्ट समीकरण देखिए 298 के लिए पर देखिए नेनार्ट इक्वेशन समीकरण, ठीक है, समीकरण यहाँ पर नेनार्ट समीकरण क्या होती है, नेनार्ट समीकरण ई सेल बराबर क्या होता है, ई नोट सेल, ठीक है, ई नोट सेल माइनस का 0.059 वन डिवाइड बाई क्या होता है, एन होता है लोग फार्मूला बताया था हमने, क्या बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर वाला लिखते हैं पहले, ठीक है, NI 2+ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Cu 2+,
Cu2+ लिख लिया Cu2+। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर यही समीकरण हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बताया यहीं पर 1 नंबर मिल जाएगा तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें चूंकि दिया है, उन्होंने क्या दिया है, EMF यानी कि ई सेल का मान कितना है 0.591, लिख लीजिए 0.591, 0.591 9 है। ठीक है, बराबर ई नोट सेल का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ई नोट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड, यानी का मान कितना है 2 है। ठीक है, लोग यहाँ पर इसकी कितनी यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए NI के लिए 0.01 कितना दिया 0.01 लिख लें 0.01 लिख लिया 0.01 डिवाइड बाई Cu2+ के लिए कितना है 0.1 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया 0.1। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.59 ई नोट सेल माइनस का, इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पर कर दें डिवाइड। यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.0 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया 19 हो गया। यहाँ पर क्या होगा 19 हो गया, 1 बच गया क्या होगा 19 हो गया, दूने 18 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 19 हो गया, दूने 18, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 2 पंचे छोड़ दीजिए उसको। देखिए कुछ नहीं किया, 2 से भाग कर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच गया, यहाँ पर 19 हो गया, दूने 18, 1 बच गया, यहाँ पर 11 का 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10 लोग। अब देखिए यहाँ पर 1 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब देखिए पॉइंट से अपने पॉइंट के आगे हम बढ़ा सकते हैं, 0 सब बता चुके हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/10 बचेगा, 10 की पावर ऊपर माइनस के ले लीजिए, डायरेक्टली ले दिया यहाँ पर। ठीक है, 1/10 बचेगा, 1/10 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए फिर से, यहाँ पर क्या बचेगा लोग 1/10 बचेगा, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा लोग जो ऊपर ले जाते हैं 10 की पावर क्या हो जाता है -1 हो जाता है। ठीक है, वही लिख लिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.59 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई नोट सेल माइनस का हो जाएगा 0.0295। तो पावर इसकी आ जाती है लोग की पावर, लोग एम की पावर इनका फॉर्म एन लोग एम होता है। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, लोग 1 हो जाएगा, यहाँ पर लोग 10 हो जाएगा। लोग 10 का मान कितना होता है, लोग 10 का मान कितना, लोग 1 का मान 1 होता है। ठीक है, 1 ही होता है, लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, छोड़िए उसको, 0.59 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.59 बराबर ई नोट सेल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ई नोट सेल माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 0.0295। लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसकी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे उतना छोड़िए, इसको इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.59 माइनस का हो जाएगा 0.0295 बराबर क्या बचेगा हमारे पास ई नोट सेल बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ई नोट सेल देखिए घटाकर आपको बता देते हैं। पहले हमारे पास क्या बड़ा क्या है 0.59 0 जितने भी बढ़ा सकते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर पॉइंट, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू उधर लिख दिया, कि जो पॉइंट में नहीं है उसको इधर लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या है पॉइंट 0295, क्या है 0295, और इधर क्या है 0 बचा है, 0 लिख दीजिए, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती इधर। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए, जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। 10 में से 5 गया कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 9 में से 9 गया कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पर 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 7। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 5.0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.57 तक लिख लीजिए। ठीक है, इतना छोड़िए, दो पॉइंट तक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई नोट सेल का मान आ जाएगा, यहाँ पर ई नोट सेल का मान आ जाएगा 0.57। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.57 आ जाएगा। ठीक है, इसी को 0.6 भी ले सकते हैं, 0.56। ठीक है, कह सकते हैं 0.56, हमने पॉइंट के यहाँ पर डिवाइड किया था, पूरा थोड़ा डिवाइड किया था, छोड़ दिया था। और ठीक है, यहाँ पर 0.56 भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, 605 लिखना चाहते हैं 05 ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लिख दिए 05 है, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये तो काट दिए गए सब क्वेश्चन, क्या ए भी काट दिएगा, ये भी काट दिएगा यहाँ पर। फिर देखिए ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। भाई ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया, ठीक है, टिप्पणी लिखनी कितने नंबर की है 2 नंबर की है, लेकिन आपको ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, उसकी रासायनिक समीकरण। ठीक है, प्राथमिक एविन के संश्लेषण में ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, क्या कारण क्या है। देखिए हमारे पास पहले ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया समझिए क्या होती है। देखिए यहाँ पर ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया बात एक ही होती है। लेकिन क्या होती है ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या होती है, या प्राथमिक एमिनों के विघटन के काम में लाई जाती है। अगर आपको प्राथमिक एमिन बनानी है, यानी कि ठीक है प्राथमिक एमिन बनानी है, ठीक है, तो क्या लेंगे आप इनकी यही विधि लिख देंगे। और आपको एग्जाम में आए इनकी प्राथमिक एमिन बनाने की एक विधि लिखी है, तो यही आपको लिख देना है। ठीक है, या प्राथमिक एमिन के विघटन में काम में लाई जाती है।
ठीक है। थैलेमाइड के से पोटेशियम हाइड्राइड से क्रिया करके थैलेमाइड या पोटेशियम लवण बनाता है। ठीक, क्या बनाता है? पोटेशियम लवण बनाता है। फिर देखिए पोटेशियम थैलेमाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्किल थैलेमाइड बनाता है। इसका जल अपघटन करने पर प्राथमिक यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इसको नहीं याद करना है, आपको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण देखिए, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर रासायनिक समीकरण देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक थैलेमाइड ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर थैलीमाइड। इसका नाम क्या है? थैलीमाइड। ठीक है, थैलीमाइड इसका नाम है। क्या है इसका नाम? थैलीमाइड। ठीक है, समझते रहना, क्या है इसका नाम? थैलीमाइड। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास? थैलीमाइड है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड है, उसको भूल जाइए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इसको याद नहीं करना है। यहाँ से देखिए, इसका जब थैलीमाइड लेते हैं, क्या लेते हैं? थैलीमाइड लिया। यहाँ पर किसका फॉर्म? थैलीमाइड। केओ से क्रिया कराई, केओ से क्रिया करा दी, यहाँ पर करा दी केओ से क्रिया, दिख रहा है आपको। फिर देखिए, समझते रहना। फिर क्या होगा, यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या है? एक OH है, ये क्या है? OH है, और ये क्या है? EH है। OH और EH मिलकर क्या बनते हैं? हमने बताया है हमको, OH और EH मिलते हैं तो क्या बनता है? OH देखिए, OH और EH मिलकर OH और EH मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है, हमें मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? H2O। आगे ले सकते हैं आपको, या नीचे लिख दीजिए माइनस लगाकर, इस टाइप से डैश लगाकर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? C, इसको जो का तीनों का C डबल बॉन्ड NH2 लिखा। तो यहाँ पर ये तो निकल गया था, यहाँ से यहाँ तक निकल गया था। तो क्या बचा था? ओनली पोटेशियम EN, तो EN के लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर एक एल्किल समूह N के एल्किल हाइड्राइड ले लिया यहाँ पर। ठीक है, RX ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया? RX। ठीक है, हैलाइड यानी कि क्या? थैलेमाइड एल्किल हैलाइड ले लिया यहाँ पर। ठीक है, RX से क्रिया कराएंगे तो RX से वही काम है यहाँ पर। ध्यान दे, देखिए क्या है? पोटेशियम है यहाँ पर। क्या है? पोटेशियम। ठीक है, जितनी बड़ी है उतनी सिंपल है। ठीक है, देखिए K और ये KX निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Cl होता है, KCl निकल जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ K होगा वहाँ KCl निकल जाएगा, जहाँ ये ना होगा वहाँ NaCl निकल जाएगा। ठीक है, होते हैं कुछ। फिर देखिए, जहाँ CA होगा और Cl2 होगा तो वहाँ पर CaCl2 जरूर बनेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर KX निकल जाएगा। तो यहाँ पर R यहाँ पर लगा दिया, RA लगा दिया। फिर इसका जल अपघटन यानी कि H2O से क्रिया करा दीजिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2H2O। क्यों लिए यहाँ पर 2H2? यानी कि O हो गया। यहाँ पर O कितने हुए? O। तो यहाँ पर O यहाँ पर दो, एक O है यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 O हैं, तो एक O इसमें घुसा दीजिए। और H कितने हैं? 4 हैं, एक H यहाँ पर घुसेड़ दिया यहाँ पर, और एक O है यहाँ पर, एक H यहाँ पर घुसेड़ दिया। ठीक है, COOH चले गया। फिर यहाँ पर क्या? 2H यहाँ पर चले गए। क्या बचे थे हमारे पास? ओनली कितने थे? 4 H थे, तो 2 H चले गए, तो क्या बचे? 2 H बचे, 2 H लिख दिया। R 2 H यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या बचा था हमारे पास? N R, यानी कि R N 2 H बचे, R NH2। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास? प्राथमिक यौगिक। ठीक है, कितनी सिंपल रिएक्शन है थोड़ी सी बड़ी देखने में, लेकिन है सबसे सिंपल। स्टेप बाय स्टेप आपको इसी से बना देना है यहाँ पर। क्या यह प्राथमिक यौगिकों के विरचन में काम में लाई जाती है। ठीक है, थैलेमाइड KO से क्रिया करा के, ठीक है, क्या बनता है हमारे पास? ये बन जाता है यहाँ पर प्रोडक्ट। इसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? यहाँ पर पोटेशियम, ये क्या है? पूरा पोटेशियम, ये क्या? थैलेमाइड। यहाँ पर पोटेशियम लिख देते तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम थैलेमाइड होगा। ठीक है, नाम लिख लेना है। ठीक है, लिख लेंगे आप नाम। अब देखिए रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इतना आपको याद कर लेना है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये देखा, प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? कारण क्या है? देखिए, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया शुद्ध प्राथमिक एमीन या बिना 2 डिग्री एमीन तक 3 डिग्री एमीन के मिलावट के देता है। बिना 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन से मिलावट के देता है। ठीक है, इसलिए 1 डिग्री एमीन के संश्लेषण में इसे प्राथमिकता दी जाती है। क्या कारण हमें ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन या बिना 2 डिग्री 3 डिग्री से एमीन से मिलावट के देती है। ठीक है, मिलावट के देता है या देती है। ठीक है, यही कारण है यहाँ पर। ठीक है, ये कारण लिख देना, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक, कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट वाले हो चुके क्वेश्चन, डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज में हो चुके हैं सारे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें, क्या बोला गया है? ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% भार बाई भार है। यदि इस विलयन की घनत्व इतना दिया है तो गणना कीजिए। क्या मोलरता विलयन के प्रत्येक घटक का मोल कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या है? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए मोलरता का फ्रैक्शन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें 5वें का क्या हमारे पास का है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहाँ दिया है, यहाँ पर क्या है? दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर? देखिए क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज के जल में बने बिलियन की सांद्रता 10% है। सांद्रता 10%, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? बिलियन क्या होगा हमारे पास? बिलियन।
बिलियन क्या होगा हमारे पास, बिलियन, ठीक है, बिलियन, टोटल बिलियन क्या होगा हमारे पास, 100 ग्राम होगा, होगा कि नहीं होगा। उन्होंने इसमें क्या कह दिया है, ग्लूकोज के जल में बने, ग्लूकोज के जल में बने बिलियन का सांद्रता, तो ग्लूकोज का हमारे पास ग्लूकोज कितना होगा यहाँ पर, ग्लूकोज कितना होगा यहाँ पर, ग्लूकोज, ग्लूकोज 10% है, क्या हमारे पास इसका क्या है 10% है, ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है 10 ग्राम, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ पर क्या है 10% लिख लीजिए परसेंट, क्या लिखा हो देखिए, ग्लूकोज के जल में बने बिलियन की सांद्रता ग्लूकोज की है सांद्रता 10% का मतलब 10 ग्राम। तो हमारे पास विलायक कितना बचेगा, विलायक कितना बचेगा, इतना तो आपको मालूम होगा, विलायक, विलायक, विलायक कितना, 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा 90 ग्राम, कितना बचेगा 90 ग्राम, बचेगा 90 ग्राम। इसको किलोग्राम में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 बटे क्या हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा किलो, हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा किलो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी कहीं तक, कतई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर दिया उन्होंने घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, घनत्व इन्होंने क्या दिया है डी से लिख दें, डी बराबर हमें कितना दिया है घनत्व, बिलियन का घनत्व लिख लीजिए, बिलियन का घनत्व, कन्फ्यूजन होगा आपको, बिलियन का, कहाँ पर, यहीं पर लिख लीजिए बिलियन का घनत्व, बिलियन का ए ला बना है, ठीक है, जल्दी से बन जाता है ला, बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व, ये वाले पिन लेंगे, बिलियन का घनत्व कितना दिया है हमें 1.20 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी, कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझिए यहाँ पर क्या समझिए, अब समझिए हमें बिलियन का घनत्व दे दिया, हमें पर फर्स्ट पार्ट क्या पर यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, देखिए कहाँ गया, मोललता, क्या क्या करना है, मोललता, मोलता का फार्मूला आपको मालूम है, मोललता, 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 मोललता के लिए फार्मूला क्या होता है, विलेय के मूल, क्या होता है मोललता का फार्मूला, विलेय के मूल, विलेय के संख्या, विलेय के मोल क्या होता है, या भार बटे अणुभार लिख लीजिए, भार बटे अणुभार, उसको छोड़िए, भार बटे अणुभार, भार बटे अणु, इनकी विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक का आयतन किलोग्राम में फार्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्टली लिखिए बनापान, बनापान क्या आयतन, विलायक का आयतन, विलायक का, ठीक है, जितने फार्मूला लिख रहे हैं इनको लिख लेना, विलायक का आयतन, आयतन किलोग्राम में, ठीक है, किलो में होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, हमें चूंकि विलायक का आयतन पता ही नहीं है, ठीक है, बिलियन का घनत्व पता है, तो आयतन निकाल लेंगे हम, उससे क्या दिक्कत है, तो आयतन निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास, बताइए यहाँ पर, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आयतन बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, ठीक है, विलायक का आयतन, और हमें चूंकि विलायक का आयतन यहाँ पर क्या लिखा हो विलायक, तो हमें चूंकि विलायक का आयतन, आयतन क्या मतलब विलायक का आयतन, आयतन मतलब मास, वही यहाँ पर लिख सकते हैं, आयतन को द्रव्यमान भी कह सकते हैं, इसका विलायक का यहीं पर है, और कुछ हमारे पास विलायक है ही नहीं, तो विलायक का आयतन इसी के, विलायक का आयतन क्या ले लेंगे, यही ले लेंगे हम, विलायक का एक दिया है यहाँ पर 90 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदला, यही हम क्या ले लेंगे आयतन ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे, विलायक का हमारे पास द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान क्या होता है आयतन के इसमें बराबर कर देंगे, आयतन होता तो क्या हो जाएगा 90/1000 क्या ले लेंगे, यही हम क्या ले लेंगे यहाँ पर आयतन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, क्या हो जाएगा हमारे पास मोललता, 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 भार बटे अणुभार, भार हमें कितना दिया है, किसका भार, विलेय, विलेय का भार कितना है हमारे पास, विलेय का भार कितना है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर विलेय का भार, यानी कि विलेय का भार, विलेय का भार कितना ले लेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है विलेय का भार, विलेय का भार देखिए कितना लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे विलेय का भार, ठीक है 10 ले लेंगे यहाँ पर, विलेय का भार कितना ले लेंगे 10 ले लेंगे, ले लें 10, तो यहाँ पर क्या है विलेय का भार, एक है ग्लूकोज, ग्लूकोज का विलेय, क्वेश्चन में क्या कहा गया, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, देखिए ग्लूकोज में जल में बने विलेय के सांद्रता क्या है 10% है, तो क्या है जल, जल में, जल क्या हमारे पास विलेय है, ग्लूकोज क्या है, यानी कि जल क्या है विलेन है, ग्लूकोज क्या है हमारे पास, यानी ग्लूकोज क्या है, यहाँ पर क्या लिखा विलायक, ग्लूकोज क्या हमारे पास लिखा था ग्लूकोज 10% है, तो क्या होगा विलेय होगा, विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलेन बनता है, ठीक है, क्या बनता है विलेन बनता है, तो 10 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर मोललता क्या हो जाएगी 10, तो यहाँ पर भार कितना ले लेंगे 10 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 10, और ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है बताइए, यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार होता है 180 अणुभार, बताया था हमने, निकाल भी सकते हैं, निकालना बताया था, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 80, डायरेक्टली याद रखना, टाइम मत बर्बाद करना, ठीक, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है, बन अपान क्या हो जाएगा, बन अपान क्या हो जाएगा, बन अपान, फिर देखिए क्या हो जाएगा, बन अपान हो गया यहाँ पर, फिर विलायक का आयतन, विलायक का आयतन नहीं ले लेंगे, 90/90 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया यहाँ पर, और 1000 को ऊपर भेज दीजिए, तो क्या बचेगा 10/180 मल्टीप्लाई 1000 ऊपर पहुँच गया यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या आ गया 90 आ गया यहाँ पर, क्या आ गया यहाँ पर 90 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 90 आ गया, ठीक है। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे,
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आता है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 10/180 को सिंप्लीफाई करते हैं इसको जब 180 से 10 डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 180 और 10 में डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0 पॉइंट, आपको मालूम होना चाहिए कितना आता है 0.0556 आता है मल्टीप्लाई। अब जब 1000/90 यहाँ पर है क्या 1000/90 है 1000/90 1000/90 9 से इसको भाग करना और इनकी फिर 0 से भाग कर इनकी 9 से भाग करना जो ऐसे 1000 से मल्टीप्लाई करना या इसकी मल्टीप्लाई कर देना 90 से भाग कर देना तो जो भी आपका आएगा आंसर लिखने लगभग आ गया। हमने सोल्व किया यहाँ पर कितना आएगा 0.061 आएगा कितना आएगा 0.618 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है इतना क्या हमारे पास मोललता आ जाएगी मोललता। ठीक है क्या होगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा इतना आपको करना था। ठीक है कुछ नहीं कि यहाँ पर समझ लीजिए ध्यान से समझना हमें जो दिया है डाटा इतना तो आपको समझ में, इसको बिलाय को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बिलियन का हमें घनत्व दिया इसके बाद में जरूरत पड़ेगी जो बिलियन एक मोललता का फॉर्मूला होता है बिलायक का आयतन हमारे पास क्या है बिलायक यही लिखा हुआ है तो यही हम आयतन ले लेंगे। ठीक है जब मोलरता निकालें तो ये वाला लेंगे मोलरता क्या होता है बिले के मोल के बिलेन का आयतन लीटर में तो यहाँ पर बिलेन है बिलेन यहाँ पर इससे हम आयतन निकाल लेंगे बिलेन का। ठीक है तो मोलरता का फॉर्मूला होता है भार, ग्लूकोज का भार कितना है 10 है 10 लिख लिया यहाँ पर। बिले के मूल्यों से बिले के हमारे पास ग्लूकोज 10 बट्टे और अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का 180 निकालना पीछे बता चुके हैं। ठीक है 1/, बिलायक का आयतन कितना यहाँ पर बिलायक का आयतन कितना है 90/1000 90/1000 1000 ऊपर पहुँच जाएगा 10/180 को जब डिवाइड करते हैं तो 0.556 आता है। ठीक है डिवाइड 90/1000 जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 बने क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट यहाँ पर क्या कहा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर मोलरता निकालनी है। मोलरता के लिए हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए क्या होता है मोलरता का फार्मूला। देखिए यहाँ पर मोलरता का फार्मूला मोलरता का फार्मूला क्या होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है भार बटे अणुभार उल्टा मल्टीप्लाई 1/, क्या होता है 1/, क्या होता है 1/, बिलियन का क्या होता है बिलियन का आयतन। क्या होता है बिलियन का आयतन होता है बिलियन का आयतन किसमें होता है लीटर में होता है। लिख लीजिए बिलियन का आयतन बिलियन का आयतन किस में होता है इन लीटर में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होता है मोलरता भार बटे अणुभार 1/, बिलियन का आयतन इन लीटर यानी कि लीटर में होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर आयतन बिलियन का पता नहीं है बिलियन का आयतन कुछ हमें दिया यहाँ पर डाटा नहीं दिया यहाँ पर तो क्या करेंगे हम बिलियन का आयतन यहाँ पर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे निकाल लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर निकालिए बिलियन का आयतन क्या करिए निकालिए तो बिलियन का आयतन निकालेंगे। फार्मूला होता है बिलियन का आयतन किस टाइप से हमारे पास बिलियन का आयतन का फार्मूला क्या होता है बिलियन का आयतन है ध्यान रखना है बिलियन का आयतन सोल्यूशन भी लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ आयतन। ठीक है यहाँ पर ये छोड़िए यस मत बनाइए बिलियन का आयतन क्या होता है फार्मूला यानी कि डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है तो B = M का मान कितना है यहाँ पर मास बिलियन का कितना दिया है देखिए 1 बिलियन लिखा था हमने इसी प्रकार इसीलिए लिखा था कितना है 100 है लिख लीजिए 100 लिखिए। और यहाँ पर बिलियन का घनत्व कितना है यहाँ पर घनत्व है 1.20 कितना है 1.20। ठीक है 1.20 लिख लिया कोई दिक्कत। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे लगभग आएगा यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा बताइए यहाँ पर आएगा B बराबर आएगा 83.3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है कितना आ जाएगा 83.3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है क्या हो जाएगा हमारे पास लीटर में हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भार बटे अणुभार भार यहाँ पर क्या लेंगे वही लेंगे यहाँ पर भार क्या लेंगे बताइए यहाँ पर वही भार बार यहाँ पर होता है कितना आएगा इसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर यानी कि वही भार कितना है यहाँ पर भार देखिए यहाँ पर भार किसका लेंगे ग्लूकोज का भार कितना है 10 बटे कितना हो जाएगा 10 बटे अणुभार ग्लूकोज कितना होता है 180 होता है। इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आया हमारे पास 83.3 आया 83.3 जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कितना आता है कितना तो जो भी है इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है सिंप्लीफाई करना आपका काम है कितना आ जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई हमने किया था यहाँ पर लगभग आएगा कितना आएगा कितना आएगा यहाँ पर 0.66 आ जाएगा 0.667। ठीक है क्या आ जाएगी हमारे पास मोलरता आ जाएगी। आ गई मोलरता आ गई। हमें मोल फ्रैक्शन याद करना मोल फ्रैक्शन मतलब मोल भिन्न मोल अंश। ठीक है क्या याद करना है मोल अंश यानी कि मोलरता का मान आ गया हमारे पास। अब मोल अंश निकालेंगे फिर क्या बोला गया इन्होंने क्या है बिलियन के प्रत्येक घटक यानी कि ग्लूकोज का निकालिए जल का निकालिए तो जल का मोल कितने होते हैं जल के मोल क्या होते हैं मोल ऑफ H2O का मोल क्या होता है भार बटे अणुभार सब दिया है। यानी कि जल का भार यहाँ पर कितना है यहाँ पर जल का भार देखिए यहाँ पर यानी कि NH2O जल का भार कितना है यहाँ पर यानी कि कहाँ इसमें देखिए क्वेश्चन में जल का भार
जल बिलियन, बिलियन पूरा क्या है, जल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 बटे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मोल ऑफ जल तो कितना हो जाएगा जल के लिए, यहाँ पर कितना दिया 90 दिया यहाँ पर। ठीक है, 90 भार कितना है इसका 90, 90 लिख लीजिए यहाँ पर। अणुभार कितना होता है इसका, जल का कितना होता है 180 होता है, नहीं का 18 होता है, 18 का 18, 18 पंचे 90 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 90 आ गया, 5 आ गया यहाँ पर, कितना आ गया 5। ठीक है, यानी कि जल के मोल निकालिए। इसी प्रकार किसके निकालेंगे यहाँ पर ग्लूकोज के मोल निकालेंगे। मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज के मोल किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, क्या ग्लूकोज का मोल किस टाइप से निकालेंगे, भार बटे अणुभार। भार कितना है यहाँ पर ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज देखिए यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर 10 ले लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज का भार, तो यहाँ पर क्या ले लिया 10 ले लिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 10 ले लिया यहाँ पर। और ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे लगभग आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 0.0556, क्या आएगा 0.556। तो मोल यानी कि मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल ऑफ यानी कि क्या हमारे मोल भिन्न H2O के, H2O का मोल भिन्न किस टाइप से निकालेंगे, ऊपर वाला इसका ऊपर होता है तो ऊपर लिखते हैं, कितना आएगा 5, कितना है हमारे पास 5 लिख रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई इन टोटल, इन इसका टोटल प्लस इसका टोटल, इसका टोटल कितना है 5 प्लस के 0.556 आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मोल ऑफ ग्लूकोज देखिए वो इनकी मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन C6H12O6, तो इसको इसका ऊपर लिखते हैं C6H12O6 है यहाँ पर। ठीक है, O6 C6H12O6 ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए हमने कितना निकाला मोल भिन्न कितना निकाला 0.0556 डिवाइडेड बाई इसका टोटल, यही टोटल लिख लिया 5.00556। ठीक है, जीरो यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, 0.556 जो भी है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नीचे कटा हुआ है, ठीक है, थ्योरी नीचे कटी हुई है, इतना आपको क्या करना है यहाँ पर आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना करना है, कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है। पहले हमने क्या किया यहाँ पर समझिए, मोल हमें मोल भिन्न निकालने हैं, तो मोल ऑफ H2O के भार बटे अणुभार होता है, तो भार इसके लिए क्या दिया है हमारे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर 90 ले लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 90, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर हम ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज के लिए बाहर निकालेंगे, ग्लूकोज के लिए हमें कितना दिया है 10 दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको मत ले लेना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन बिलियन का नहीं यहाँ पर। फिर ठीक है, इतना गया हमारे पास, कितना गया इतना गया है यहाँ पर 1895 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यानी कि मोल ऑफ इसके निकल लिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर यानी कि किसके मोल निकल लिए हमने ग्लूकोज के लिए यहाँ पर भार दिया 10 बट्टे कितना, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180, 180 से 10 से डिवाइड करेंगे 0.556 इतना आ जाएगा, मोल ऑफ इतना, तो उनकी इसका निकालने इसको ऊपर लिखेंगे वानी टोटल, इन दोनों का टोटल यहाँ पर टोटल कर दिया यहाँ पर। फिर इसका निकालेंगे ऊपर, इसका ऊपर लिखते हैं, इसका ऊपर लिखते हैं, जो यहाँ पर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, फिर इनका टोटल तो नीचे सेम में आना है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर दोनों को निकल गए, इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना जितना भी आए। ठीक है, जब सिंप्लीफाई यहाँ नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, कैलकुलेशन आपको करनी है, देखिए आया था इतना कैलकुलेशन लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर का है यहाँ पर, कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, अभी 4 नंबर का है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकल क्या होती है। ठीक है, क्या होती है अर्धआयुकल क्या होती है, प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकल अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कितने नंबर का है क्वेश्चन, 4 नंबर का ये भी होगा, कितने नंबर का है 4 ही नंबर का है। ठीक है, ये भी 4 नंबर का है। तो सबसे पहले यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का अर्धआयुकल लिख लीजिए, अर्धआयुकल क्या होती है देखिए आपको लिख देते हैं, अर्धआयुकल क्या होती है, अर्धआयुकल अभिक्रिया की क्या रासायनिक अभिक्रिया की अर्धआयुकल। ठीक है, अर्धआयुकल डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होता है अर्धआयुकल, खा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अर्धआयुकल क्या होती है, किसी क्या लिखिए, किसी यानी कि वह समय लिखिए, वह समय क्या, वह समय किसी अभिकारक की सांद्रता, वह समय किसी अभिकारक की सांद्रता, किसी अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक मान की, क्या अपने प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक मान की। ठीक है, प्रारंभिक मान की। ठीक है, क्या होती है बात हमें किसी अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है, क्या आधी रह जाती है, इसी समय को उसी समय को लिख लीजिए, समय को अर्धआयुकाल कहते हैं, क्या कहते हैं अर्धआयु काल कहते हैं।
ठीक है, अर्धायुकाल कहते हैं। इसे किससे शो करते हैं, आपने न्यूमेरिकल इस पर सोल्व को किए होंगे। इसे T1/2 से, हाफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, से निरूपित करते हैं। निरूपित लिख लिया, प्रदर्शित लिख लिया, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। 1 नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए फार्मूला भी लिख लिया, फार्मूला छोड़िए यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, अर्धायुकाल होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है सेकंड पार्ट में, यहाँ पर समझिए। फिर इन्होंने क्या, एक नंबर यहाँ पर प्राप्त हो गया। फिर कीजिए, प्रदर्शित कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि अगर उसमें नहीं करता है, उसको प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पर, माना हमारे पास, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, माना हमारे पास निम्नलिखित एक प्रथम कोटि की प्रक्रिया, इसमें प्रथम कोटि की प्रक्रिया बोला गया, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की प्रक्रिया। देखिए माना निम्नलिखित एक प्रथम कोटि की प्रक्रिया है। माना निम्नलिखित ठीक है, निम्नलिखित दूसरा ले लेते हैं, निम्नलिखित एक प्रथम कोटि की प्रक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें बोला गया है, हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया यहाँ पर, ठीक है, इतना लिख लेंगे। क्या है, माना निम्नलिखित एक प्रथम कोटि की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रथम कोटि की प्रक्रिया, तो हमारे पास क्या, अभिकारक से क्या बन रहा होगा, एक उत्पाद बन रहा होगा, उत्पाद। ठीक है, अभिकारक से प्रथम कोटि की हमने एज्यूम कर ली, मान ली, इतना मान लिया हमने, ज़्यादा नहीं मानना, इतना मान रहा है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा क्लास 11th में। ठीक है, साम्यावस्था वाला चैप्टर, ठीक है, पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है हमारे पास, इनिशियल में, प्रारंभ में क्या होता है, T=0 होता है। क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है हमारे पास, T=0 होता है। यहाँ पर होता है T=0। तो यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर T0 मतलब कि T0, तो यहाँ पर A0 ले लिया सांद्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। T समय बाद हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर क्या हो जाएगी, A0 से क्या हो गई, A हो गई यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गई, A हो गई। फिर यहाँ पर क्या हो गया, उत्पाद क्या हो गया हमारे पास, X होगा। इतना समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या इतना आप समझ गए होंगे। अब लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से। ठीक है, प्रथम घात के पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा हम बता चुके हैं। तो लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, 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 यानी प्रथम कोटि की परिभाषा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, अभिक्रिया की परिभाषा से, अभिक्रिया की परिभाषा से, लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, यानी कि क्या होती है, d/dt। ठीक है, d/dt समानुपाती, इसकी पावर क्या होता है, प्रथम घात पर होती है। ठीक है, एक पावर लगा दी, क्या होती है हमारे प्रथम कोटि की डेफिनेशन होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रथम कोटि की डेफिनेशन होती है। इतना आप कर लेंगे। क्या किया हमने पर, d/dt समानुपाती, ए की पावर क्या लिख दिया यहाँ पर, इनकी ए की पावर इस पर क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, प्रथम कोटि की क्रिया क्या होती है हमारे पास, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है। अभिकारक की सांद्रता क्या, प्रथम घात पर निर्भर करती है। इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, यानी कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के, इस पर पावर के प्रथम घात की, अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है। प्रथम घात पर निर्भर करता है। इसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। छोड़िए उसको, परिभाषा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या लेना है परिभाषा से। अब देखिए यहाँ पर d/dt समानुपाती क्या होता है, A⁴ इतना कर लेंगे। अब देखिए, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कोस्टेंट आता है। तो d/dt होता है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, d/dt कोस्टेंट। यहाँ पर एक समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या आएगा, कोस्टेंट आएगा। क्या ले लेंगे, अपने पास एक निगेटिव ले लेंगे यहाँ पर, Ka। ठीक है, K मतलब घट रहा है यहाँ पर। अब बोलिए यहाँ पर, अब ए को इधर ले आइए, क्या ले आएंगे, ए को इधर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए को इधर, जिस प्रकार ए को इधर ले, मल्टीप्लाई कैसे इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। यहाँ पर a हो जाएगा, d/dt लिखा। अब dt की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, dt की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, k क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर। अब यहाँ पर दोनों, यहाँ पर देखिए, क्योंकि अब दोनों पक्षों के लिए समाकलन कर दीजिए। हमारे पास क्या आ गया, 1/a और क्या था हमारे पास, 1/a, dA लिख दिया हमने।
और क्या था, माइनस का के डी टी था। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर कर दिए समाकलन, तो क्या हो जाएगा, 1/a इजकल टू माइनस का के कोस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये डिफ्रेंशिएशन को, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन को खा जाएगा यहाँ पर, या इसको छोड़िए यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/a का, इसको छोड़िए अभी, काटिए मत। ठीक है, इसका क्या होता है, चूंकि इसको खा जाएगा, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को खा जाएगा। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1/a का क्या होता है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, log a होता है। क्या होता है, log a होता है। ठीक है, हम जानते हैं, इसको मत काटना यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1/a नहीं होता तो डी और इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, आपको बताया था यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं है, देखिए यहाँ पर 1/a है, कहीं नहीं है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन को क्या है, कट जाएंगे, तो क्या बचा, ओनली टी बचा हमारे पास, बचा टी। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/a का क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन, यानी कि 1/a का क्या होता है, log a होता है। क्या होता है, log a होता है, log a। ठीक है, ए है यहाँ पर। फिर इसका यहाँ पर ओनली क्या बचा, माइनस का के टी बचा। ठीक है, कोस्टेंट सी आप अपने आप से जोड़ देते हैं। अब लिखिए यहाँ पर प्रारंभ में क्या हो जाएगा, टी बराबर 0 ले लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे, टी बराबर 0 पर ए बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, a0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर ए की यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए log a0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log a0 हो गया यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर, log a0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, log a0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए t बराबर 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, c बराबर 0 हो जाएगा, c बराबर 0, यहाँ पर a0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 0, तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, हटाओ उसको, भूल जाइए। c बराबर हमारे पास क्या आ गया, log a0 आ गया। log a0 यहाँ पर पुट कर दीजिए, किसमें पुट कर दिया, c की जगह पर, यहाँ पर पुट कर दें यहाँ पर। तो समीकरण 1 से लिख दीजिए, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, log a हो जाएगा, यहाँ पर log a माइनस का के टी हो जाएगा, प्लस का log a हो जाएगा log a। अब देखिए इसको इधर ले आइए, क्या ले आइए यहाँ पर, इसको log 0 a0 है। ठीक है, इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए, क्या ले आइए, इसको इधर ले, माइनस का इधर का आएगा, प्लस का हो जाएगा के टी, तो उधर क्या आ जाएगा, log a0 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। एक फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला है, log m माइनस n का फार्मूला क्या होता है, log m/n होता है। यानी कि ये बेस भी ये लिख सकते हैं यहाँ पर, बेस, लेकिन log में क्या होता है, बेस होता है, लिखिए मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, a0/a हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, टी का मान निकालना है। टी का मान क्या, एक के का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, के, या बेस यहाँ पर ई होता है। ठीक है, ई हर जगह ई होता है, ध्यान लिख लेना ये ई। ठीक है, बेस हर जगह ई होता है। ठीक है, ई बेस लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, के टी, या इसको छोड़िए, के टी हमारे पास क्या आ जाएगा, के टी। ठीक है, के टी यहाँ पर, ठीक है, बोल रहे हैं, समझ लेना थोड़ा सा, के टी। ठीक है, पिन नहीं चल रहा, अच्छा। ठीक है, के टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब बेस ई हटाते हैं यहाँ पर, बेस हटाएंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्या आ जाएगा, a0/a, क्या आ जाएगा, a0/a। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2.303, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, log बेस ई की जगह पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, 10 a0 अपन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। हमें यहाँ पर निकालना टी का मान है, के का मान निकाल लिया, बेगी स्थिरांक, के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, log a0 अपन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कोटि की प्रक्रिया के लिए बेगी स्थिरांक है। अब हम जानते हैं अर्धायुकाल की, प्रथम कोटि की प्रक्रिया हमारे पास आ गई यहाँ पर। ठीक है, अर्धायुकाल, तो यहाँ पर अर्धायुकाल की परिभाषा से अभी बोली थी हमने, लिखी थी, लिख चुके हैं परिभाषा से, क्या लिखे हैं। तो अर्धायुकाल के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, टी बराबर यहाँ पर क्या लेंगे, 1/2 ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, टी बराबर ये लिख दीजिए यहाँ पर, अर्धायुकाल की परिभाषा से, ऊपर लिखा था भाई, अर्धायुकाल की परिभाषा से, काल की परिभाषा से, अर्धायुकाल की परिभाषा से, परिभाषा क्या होती है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 1/2, टी बराबर क्या ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। और यहाँ पर ए बराबर क्या ले लेंगे, a0/2 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ पर ये हटाने हैं प्रारंभिक सांद्रताएं। ठीक है, ये हट जाएंगे तो निर्भर नहीं करता है, हमें ये काम करना है। तो के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2.303। ठीक है, या यहाँ पर टी के यहाँ पर 2.3, टी के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, टी 1/2 पुट कर देंगे।
ठीक है। टी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, टी की जगह पर 1/2 पुट कर देंगे, log A0, एक A0 जो करते हैं A डिवाइडेड बाई ए का मान क्या लिख दिया A0/2, ठीक है। A0/2 थे। अब देखिए ए से A0 से A0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक टी हाफ का मान निकाल लीजिए, टी हाफ 1/2 क्या हो जाएगा, टी हाफ 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.303 डिवाइड बाई के हो जाएगा, log 2 ऊपर भेज दीजिए, क्या भेज दिए 2 ऊपर भेज दीजिए, यहाँ पर 2 ऊपर भेज देंगे क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, log 2, या इसका मान भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो मान लिख लीजिए यहाँ पर। तो टी 1/2 ठीक है, 1/2 लिखा हुआ ध्यान रखना, 1/2 log 2 का मान कितना होता है 0.3010, 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा के हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 0.3010, ध्यान रखना है आपको, क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 0 कितना होता है 3010 होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर टी 1/2, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.693 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, यही क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयुकाल की अभिक्रियाओं की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर आपको प्रारंभिक सांद्रता दिख रही है, प्रारंभिक सांद्रता मतलब A0 और ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो प्रारंभिक सांद्रता हमने मानी थी यहाँ पर, ये मानी थी प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। कहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता A0, ये यहाँ पर ये प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, A0 फिर A, तो यहाँ पर आपको दिख रही है यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता, देखिए यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको A0 कहीं दिख रहा है, इसमें आया हमने प्रूफ किया यहाँ पर, देखिए कहीं ये कट गया हमारे पास A0, तो यही लिख देंगे अतः यहाँ पर, ठीक है। अतः आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि अर्धायुकाली के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इन्होंने घुमा कर दिया है, ठीक है, बहुत क्या कर दिया है इन्होंने, घुमा कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अतः लिख देंगे, क्या लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे, अतः स्पष्ट होता है, स्पष्ट क्या होता है, अतः स्पष्ट होता है, अतः इसमें स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या प्रारंभिक सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्या लिखा हुआ है, अर्ध आयुकाल अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है, अर्ध आयुकाल अभिक्रियाओं की अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करती है, ठीक है, निर्भर नहीं करती, यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इतना आपको प्रूफ करना, तभी तो 3 नंबर मिलेंगे, थोड़ी ना मिल जाएगा 3 नंबर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप की आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पर अर्धायुकाल की परिभाषा लगे, टी बराबर टी 1/2, A बराबर A0/2 लिख दिया, बस प्रूफ किया, काटा पीटा किया, इतना आ जाएगा यहाँ पर, वही नीचे लिख देंगे, ठीक है। इस टाइप से हमको करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग 0.693 × 10⁻³ मिनट इनवर्स है। इस अभिक्रिया के अर्धायुकाल की गणना कीजिए, क्या कीजिए, अर्धायुकाल की गणना कीजिए, ठीक है। अर्धायुकाल ये 1 नंबर का था, ये पूरा था 3 नंबर का, ठीक है। देखिए यहाँ पर अर्धायुकाल फार्मूला, यहाँ पर अगर आपने ये फार्मूला प्रूफ कर दिया, इसी से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, इसी से हो जाता है। तो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले क्या दिया यहाँ इन्होंने दिया, यहाँ पर दिया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर दिया है, गिवन दैट, देखिए बेग स्थिरांक कितना दिया है, के बराबर इन्होंने दिया है 6.93 मल्टीप्लाई 10⁻³ मिनट इनवर्स, क्या दिया है, मिनट इनवर्स दिया है, ठीक है, क्या दिया है, मिनट इनवर्स, ठीक है। और इन्होंने देख के बराबर दिया यहाँ पर अर्धायुकाल की गणना करनी है, टी 1/2 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना, टी 1/2, भाई फार्मूला भी हमने प्रूफ करवाया है, भाई लिख दीजिए यहाँ पर, क्या प्रूफ कराया हमने, टी 1/2 = हमने प्रूफ कराया है 0.693
ठीक है, यही तो फार्मूला प्रूफ कराया है 0.693 डिवाइड बाई क्या होता है के होता है, क्या होता है कि हमें इसका मान निकालना है भाई, निकालना तो T1/2 इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के का मान यहाँ पर कितना दिया है 6.93 गुण 10⁻³ क्या दिया है 3। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है पॉइंट इतने के बाद है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लें अपने अपने इनकी अपने हेल्प के लिए। देखिए इसके पॉइंट के आगे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ा लीजिए, यहाँ पर बढ़ा लिया जीरो। अब देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 1 2 3 यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है, ठीक है। देखिए T1/2, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 693 डिवाइडेड बाई 693, और यहाँ पर क्या बचा 10 और 10⁻³ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया यहाँ पर T1/2 बराबर क्या बचा 1/, 10⁻³ में से एक कितना बचेगा 10⁻⁻² बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा 10⁻⁻² बचेगा। तो T1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऊपर ले जाइए तो 10⁻² हो जाएगा यहाँ पर। इसी को क्या ले सकते हैं T1/2 बराबर ले सकते हैं 100 मिनट इनवर्स, ठीक है, मिनट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आपको करना था, कठिन क्वेश्चन था, 1 नंबर का था, ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है यहाँ पर देखिए Fe2+ Fe3+ में निम्न में से कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है और क्यों, कारण क्या है, देखिए यहाँ पर बताते हैं। हमारे पास सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक मालूम है, बिना परमाणु क्रमांक मालूम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है तो हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Fe, तो हमारे पास पहली बात यानी कि F के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, F का एटॉमिक नंबर कितना होता है Fe, इसका Z बराबर कितना होता है Fe 26 होता है, कितना होता है 26 होता है, मालूम होगा आपको, ठीक है, क्या होता है 26 होता है, ठीक है। तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, Fe किसका करना है पहले Fe2+ का, Fe2+ लिखा हुआ तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया हमने, कर दिया। यहाँ पर इसका प्लस का मतलब क्या होता है, आपको हमने पीछे करवाए थे, इस टाइप से क्वेश्चन आए थे आंसर पेपर में। Fe2+ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 इसमें से घटा दीजिए, 24 में से 2 यानी कि 2 यानी कि धनात्मक मतलब लेना, ऋणात्मक मतलब अगर जब भी धनात्मक आए तो इसमें से घटा देते हैं, ठीक है, ऋणात्मक आता तो जोड़ देते हैं। तो 26 में से 2 गया कितना बचेगा 26 में से 2 गया कितना बचेगा 24 बचेगा। तो इस पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पर करिए इसका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्या आ जाएगा 1s2 2s2, ठीक है, 2s2, ध्यान से देखना 3s2 3p6 हो जाएगा, ठीक है, 4s यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 निकल जाएंगे, 4s 0, फिर क्या आ जाएगा 3d6 हो जाएगा। क्यों, देखिए 24 यहाँ पर काउंट होना चाहिए, देखिए 6 6 12 तो 18 तो 20, यहाँ पर कितने होने चाहिए 24 होने चाहिए, ठीक है। देखिए 1s2 2s2, ठीक है, 3s2 लिख लिया, 3p6 लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया 3p6, 4s 0 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, फिर क्या लिख लिया 3d6, 6 6 12, ठीक है, 6 12, यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6 भी तो आएगा यहाँ पर 2p6, ठीक है, क्या था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0, जो 2 यहाँ पर निकाल दिए बाहर, बैलेंस के बाहर से निकल जाएंगे। फिर क्या बचा हमारे पास 3d6 बचा, देखिए 24 आएंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 6 24, देखिए 6 6 12 6, ठीक है, 6 यहाँ पर लिखा 6 6 6 12 और 6 18 2 20 2 22 2 24, ठीक है, 24 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 2 यहाँ पर हम 2 यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर घटा दिए यहाँ पर 2, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 लिख भी सकते हैं, अगर यहाँ पर 2+ ना लगा तो 2 लिख देते तो 26 हो जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 24 बनाना है, 24 बना दिया। अब देखिए यहाँ पर डी के लिए कच्चे कितने होते हैं, डिब्बे कितने होते हैं 5 होते हैं, मालूम होगा, बता चुके हैं 3-4 बार, बना दीजिए 5। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 1 भर दीजिए, 2 3 4 5, फिर क्या यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए सिंगल है, यहाँ पर क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पर अनपेयर्ड, मतलब कि यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पर पूछा है अधिक अनुचुंबी कौन है, इसमें क्या है 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं हमारे पास, इसमें कितने 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसमें कितने 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए Fe3+ के लिए देखेंगे, Fe3+ के लिए तो 3+ इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा 26 में 3 कितना बचेगा 23 यानी कि 23 बचेगा यहाँ पर 23। तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए 1s2 2s2 2p6, यहाँ तो सेम लिख दीजिए सब, 3s2 3p6 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक और घटा दिया, यहाँ पर क्या है 3 आ गया, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर ये भी घटा दिया 3d
5 हो गया यहाँ पर देखिए, 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 5 23 हो जाता है। ठीक है, इसके लिए डी बना दीजिए। यहाँ पर कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कितने? 5 भर दीजिए। 1 2 3 4 5 क्या है यहाँ पर? 5 हैं। इसमें कितने? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अब बताइए, जो अधिक, जिसमें अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया है? कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है? जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन हो, अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह क्या होता है? अधिक अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर अतः यथा अतः Fe2+ में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः Fe2+ में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और यानी कि Fe3+ में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए Fe3+ अधिक क्या है? अधिक अनुचुंबकीय। Fe3+ क्या है? इसीलिए Fe3+ अधिक अनुचुंबकीय है। अधिक अनुचुंबकीय है। इतना आपको लिखना था। ठीक है, 2 नंबर मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 2। फिर देखिए, Zn2+ लवण रंगहीन होता है और जबकि Ni2+ लवण रंगीन होता है। क्या कारण क्या है? बताइए। देखिए, इसका भी करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? इसका भी करेंगे। तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये मालूम होना चाहिए। कितना होता है? 30 होता है। जिंक का कितना होता है? 30 होता है। निकिल का कितना होता है? 28 होता है। तो जिंक का पहले एटॉमिक नंबर कीजिए। जिंक का कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, जिंक का कितना होता है? जिंक का मतलब Zn। इसके लिए कितना होता है हमारे पास? एटॉमिक नंबर 30 होता है, मालूम होने चाहिए। निकिल के लिए कितना होता है हमारे पास? 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। ठीक है, मालूम होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जिंक का, अगर यहाँ पर जिंक 2+ है, जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए, तो जिंक का किस टाइप से करेंगे? जिंक यानी कि Zn2+ के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, 2 इसमें से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आर्गन लिख देंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़े। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है आर्गन का? आर्गन का कितना होता है? 18 होता है, मालूम है। कितना होता है? 18। हमें कितना बनाना है यहाँ पर? 28 बनाना है। 18 और कितना ला सकते हैं? 18 3D 8 ले सकते हैं। 18 वाट, 18 2 20 6 26 हो जाएगा यहाँ पर। तो 26 3D 10 लिखिए। ठीक है, 10। इसमें 14 आ सकते हैं तो 10 लिख लीजिए। 10 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जोड़िए। 18 और 10 कितना होता है? 28 लिख लिया 10। अब देखिए इसके लिए डी के लिए बना दीजिए यहाँ पर डब्बे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने यहाँ पर? 10 भर दिए इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। फिर कितने? 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ? पूरा भर गया यहाँ पर। तो क्या हमारे पास डी कक्षक क्या है? पूर्ण है। क्या है? डी कक्षक पूर्ण है हमारे पास। डी कक्षक क्या है हमारे पास? डी कक्षक पूर्ण है। इसलिए जब पूर्ण है तो क्या होगा? रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगहीन होगा। रंगहीन होगा। डी कक्षक पूर्ण है तो क्या होगा हमारे पास? रंगहीन होगा। ठीक है, रंगहीन होगा। अब देखिए इसके लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? इसके लिए देखेंगे। इसके लिए करिए, निकिल के लिए। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। निकिल का कितना होता है? निकिल क्या है? 2+ है। निकिल 2+ है, तो इसमें से 2 घटा दीजिए। कितना बचेगा? 26 बचेगा। इसका कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आर्गन वही हो जाएगा। आर्गन कितना होता है? 18 होता है, लिख लीजिए। फिर क्या हो जाएगा? 3D 8 हो जाएगा। 18 2 20 6 26 हो जाएगा। इसके लिए डिब्बे बना लीजिए 5। 1 2 3 5 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या, इनकी इसका पूर्ण बनाते हैं। यहाँ पर क्या है? डी कक्षक क्या है? अपूर्ण है। यहाँ पर क्या है? अपूर्ण है। ठीक है, डी कक्षक क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छूटे हुए तो क्या है? डी कक्षक अपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, अपूर्ण है तो क्या लिख देंगे? डी कक्षक अपूर्ण है। अपूर्ण है, इसलिए क्या होगा? रंगीन होगा। क्या होगा? रंगीन होगा। ठीक है, रंगीन होगा।
ठीक है, इतना आपको लिखना था। 4 नंबर इसमें मिल जाते हैं, 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए उपसहसहयोगी युग्म में आबंध में बर्नर की अवधारणाओं को समझाइए। ठीक है, 4 नंबर का देखिए आपको समझाएगा बर्नर की अवधारणा का। देखिए यहाँ पर ये लिख लिया यहाँ पर थ्योरी। ठीक है, देखिए क्या होता है हमारे पास, क्या लिखा हुआ, स्विस के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने जटिल यौगिक उपसहसहयोगी यौगिक की संरचना और इन यौगिकों के गठन को समझाने के लिए बहुत अध्ययन करने के बाद विचार रखे, जिसे हम बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बर्नर के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा निम्न है। क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयुक्ता होती है। क्या होती है? 2, ये प्राथमिक संयुक्ता होती है, द्वितीय संयुक्ता होती है। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक संयुक्ता आयनिक होती है, जैसे टूटी डाट डाट से शो करते हैं। ठीक है, हमेशा या रेडायन से संतुष्ट होती है, तीसरा पॉइंट लिख। और द्वितीय संयुक्ता उपसा संयुक्ता होती है, जिसे ठोस से दोषी कहते हैं। ठीक है, सीधी सीधी दस आते हैं, या लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों से संतुष्ट होती है। ठीक है, चौथा लिख लीजिए यहाँ पर, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयुक्ताओं को संतुष्ट करती है। प्रत्येक धातु परमाणु क्या होती है? अपनी दोनों संयुक्ताओं को करती है, संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है। पांचवा देखिए, प्रत्येक धातुआन द्वितीय संयुक्ता को निष्पिष्ट करती है। क्या करती है? निष्पिष्ट करती है। इतने आपको 5 पॉइंट लिख देने, 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखे हुए हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर देखिए यहाँ पर ये तो सब काट दिए गए हैं। ठीक है, ये काट दिए गए हैं ये। ठीक है, फिर देखिए ए भी काट दिएगा, ए भी काट दिएगा। यहाँ पर NH3 प्लस क्षारीय होती है, सब काट दिएगा यहाँ पर। फिर देखिए इथेनॉल की क्रियाविधि लिखिए, हो चुका है, पीछे देख लेना। ठीक है, रीवेन टीवेन अभिक्रिया भी हो चुकी है, कोलबे अभिक्रिया भी हो सकती है, विलियमसन संश्लेषण भी हो सकती है अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, इसको देखेंगे क्या, सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल देखिए बनाएंगे हम। देखिए अगर आपको हमने लिखवाई थी, ये लिखवाई थी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, अगर आपको ना आपने ये पढ़ लिया कि वही यहाँ पर जो सेम ये है, जो सेम है ये क्वेश्चन वही यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखनी है। ठीक है, सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये अगर आपने विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ी है तो वही यहाँ पर लिख देना है, हो जाएगा काम। देखिए इसको बनाए क्या, सोडियम एथोक्साइड से, सोडियम एथोक्साइड का फार्मूला मैंने बताया था। क्या होता है सोडियम एथोक्साइड का फार्मूला? पहली रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला आपको बता चुके हैं। पहली रिएक्शन है सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? C2H5 लिख लीजिए साफ साफ। देखिए यहाँ से लिखिए, देखिए सोडियम एथोक्साइड पहली यहाँ पर रिएक्शन है C2H5। ठीक है, O और क्या होता है? Na होता है Na। अब फिर क्या ले लेते हैं यहाँ पर? ब्रोमीन Br ले लीजिए यहाँ पर, Na ले लिया, यहाँ पर क्या ले लेंगे? Br, इस टाइप से ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर C2H5 है, एक क्या हमारे पास एथिल ब्रोमाइड है। क्या है? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, NaBr यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, निकाल दिया यहाँ पर NaBr। तो यहाँ पर आपको आगे लिखना है, तो क्या हो जाएगा? C2H5 इनकी डाई एथिल ईथर इसको बोल सकते हैं। क्या? C2H5 O तो जीव का तीन लिखा, O C2H5, इसका नाम क्या होता है? डाई एथिल ईथर। ये क्या निकल जाएगा? NaBr यहाँ पर निकल जाएगा, NaBr। अगर यहाँ पर लिखना नहीं चाहते हैं इसके आगे लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, NaBr। ठीक है, यहाँ पर भी इस टाइप से लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर लिख लेंगे यहाँ पर, इसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर लिख लीजिए, डाई एथिल ईथर। क्या है? डाई एथिल ईथर। हो गया काम। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका हम जानते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम एथोक्साइड बोला गया है, यहाँ पर लिख लेना। फिर हमारे पास क्या है रिएक्शन? बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। देखिए बेंजिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? मालूम होना चाहिए। बेंजिल क्लोराइड यानी कि बेंजिल क्लोराइड का ये फार्मूला होता है, बेंजिल। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड का CH2Cl। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड का हमें क्या प्राप्त करना है? क्या प्राप्त करना है यहाँ पर? एल्कोहल बनना, यानी कि बेंजिल अल्कोहल। तो बनाएंगे बेंजिल अल्कोहल। तो यहाँ पर जली के OH ले लीजिए। क्या ले लीजिए? जली के OH, जली के OH ले लिया यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बताइए? यहाँ पर CH2 लिखा, CH2 और ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा यहाँ पर, OH हो जाएगा। KCl निकाल कर लिख भी सकते हैं ना लिखे, यहाँ पर लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। CH2 हो, क्या हमारे पास? बेंजिल अल्कोहल है। ठीक है, क्या हमारे पास? बेंजिल क्लोराइड है यहाँ पर, उसमें बोला गया है बेंजिल क्लोराइड से। क्या हमारे पास? बेंजिल अल्कोहल है। क्या है? बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, मालूम होगा बेंजिल अल्कोहल। फिर देखिए थर्ड रिएक्शन यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन क्या कहेगा यहाँ पर? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन बनाल निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इसके लिए आपको क्या, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखिए एथिल मतलब C2H5, एथिल मैग्नीशियम मतलब Mg, ब्रोमाइड मतलब Br, इसी से फार्मूला बनेगा। देखिए प्लस का किससे क्रिया कराते हैं हम इससे? यहाँ पर ले लीजिए CHO ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए C। ठीक है, इनकी फार्मेल्डिहाइड ले लीजिए, यानी कि HCHO। ठीक है, HCHO हमने ले लिया यहाँ पर, किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर।
शुष्क ईथर, शुष्क ईथर तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए शुष्क ईथर। यहाँ पर इसको हम इस या यहाँ पर ले लीजिए, इससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको किस टाइप से ले सकते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। क्यों लिखा, इससे कि आपको याद करनी नहीं पड़ेगी रिएक्शन। देखिए C, यहाँ पर C क्या है, C को जिंक कहते हैं, लिख लीजिए HT, लिख दिया C को HT लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, O है यहाँ पर O लिख दिया ऊपर, O लिख दिया। यहाँ पर क्या है EMGBr लिख दीजिए यहाँ पर EMGBr। ठीक है, ये टूट जाएगा, EH है यहाँ पर EH लिख दिया, इस टाइप से एक H लिख दिया। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास C2H5, नीचे एक बार C2H5 C2H5। ठीक है, ये C2H5 है यहाँ पर, क्या है C2H लिख लीजिए, सांप नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या है C2H5। ठीक है, आपको नहीं काटना, आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, C2H5। देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी हमने पूरी कर दी। ठीक है, C2H5 आपको सही से लिखना है एग्जाम में, साफ तरीके से। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास, फिर क्या हमारे पास यही हो गया यहाँ पर। फिर क्या है, यानी कि हेलो एल्केन में एक अणु के इसको पीछे करवा चुके हैं, यानी कि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन। ठीक है, एक अणु द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि वर्णन कीजिए, लिखवा चुके हैं पीछे। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी लिखिए। बुट अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया हो चुकी है, निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी ये सब हो चुकी है। कार्टर में कोक अभिक्रिया, केनिजोरॉव अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया यहाँ पर हो चुकी हैं ये सब। ठीक है, क्या हो चुकी है यहाँ पर देख लेना यहाँ पर। ठीक है, शायद यहाँ पर इटार्ड अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, गाटर में कोक अभिक्रिया, ठीक है, हो चुके हैं शायद, देख लेना यहाँ पर। एल्डिहाइड संघनन भी हो चुका, केनिजोरॉव अभिक्रिया भी नहीं हुई है तो बता देना, फिर लिखवा देंगे, शायद पीछे के साथ चेक कर लेना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एस्टल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिक्रिया में से कराई जाती है। ठीक है, एस्टल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, टोलन अभिक्रिया में से कराई जाती है। देखिए कराएंगे हम। देखिए एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। देखिए एस्टल्डिहाइड का फार्मूला ये CH3CHO। ठीक है, क्या होता है CH3CHO, क्या होता है एस्टल्डिहाइड। इसका क्या लिखा हुआ, टोलन अभिक्रिया के साथ, टोलन अभिक्रिया ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे Ag2O टोलन अभिक्रिया के साथ। ठीक है, टोलन अभिक्रिया के साथ कराई जाती क्रिया। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पर, टोलन अभिक्रिया के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3 एक O यहाँ पर, एक O यहाँ पर, तो CH3 COOH हो जाएगा, प्लस 2Ag बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, Ag 2Ag बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा 2Ag। इतनी सिंपल रिएक्शन आई थी, कितने नंबर की थी, 1 नंबर की थी। ठीक है, फिर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से होती है यहाँ पर। ठीक है, किसकी होती है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया। देखिए कराएंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से होती है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब क्या है फॉर्मेल्डिहाइड का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, यानी कि HCO जो बता चुके हैं, उसको किस टाइप से लेते हैं, HC के ऊपर डबल ओंडो लगा सकते हैं, OH वैसे होता है फार्मूला। ठीक है, NaOH के साथ होती है, NaOH लिख दिया यहाँ पर। तो क्या बनता है यहाँ पर, मेथेनॉल बनता है, समझ लिया, केनिजोरॉव अभिक्रिया यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, मेथिल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट बनता है। ठीक है, तो केनिजोरॉव अभिक्रिया का यहाँ पर क्या है, केनिजोरॉव अभिक्रिया इन्होंने पूछ भी ली, केनिजोरॉव अभिक्रिया शायद, ये देखिए वही अभिक्रिया यहाँ पर है। ठीक है, देख लेना, केनिजोरॉव अभिक्रिया हो गई है यहाँ पर। तो क्या बनता है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए, तो फिक्स होता है CH3 मेथिल अल्कोहल बनता है, और क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट, यानी कि HCOONA। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट तो रटी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगा क्या, मेथिल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट हो गया काम। फिर देखिए 2 नंबर की थी, कोई कठिन है यहाँ पर। फिर देखिए बेंजल्डिहाइड का अम्लीय जल गठन कराया जाता है, बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए, बताया था नहीं हमने, क्या होता है बेंजल्डिहाइड का फार्मूला। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजामाइड की बेंजल्डिहाइड से देख लीजिए क्या है, बेंजामाइड है यहाँ पर, क्या है बेंजामाइड, बेंजल्डिहाइड नहीं है, क्या है बेंजामाइड। बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, क्या होता है C डबल बॉन्ड O, और क्या होता है हमारे पास NH2 होता है। ठीक है, NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, क्या होता है हमारे पास, बेंजामाइड का फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्रिया कराएंगे, यहाँ पर H प्लस जल अपघटित करा दिए H2O, तो यहाँ पर क्या है, इसको गर्म कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल बना दीजिए यहाँ पर, क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, NH3 बन जाएगी। ठीक है, इस टाइप से इतना करना था। कितने नंबर की थी, 2 नंबर की थी रिएक्शन, कोई कठिन थी यहाँ पर, 2 नंबर की, 5 नंबर की फ्री के हैं यहाँ पर, कोई कठिन है कुछ नहीं है। यहीं पर क्या हुआ हमारे पास, सेट खत्म हो गया। ठीक है, अगर ये इटार्ड अभिक्रिया गार्टर में कोक अभिक्रिया नहीं हुई है तो बता देना यहाँ पर। ठीक है, देख लेना, पीछे सेट कराएंगे, हमें ध्यान नहीं है। ठीक है, नहीं है अगले सेट में करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे 7वां। ठीक है, 7वां भी करेंगे, इसमें रिनेमिंग रिएक्शन नहीं है। ठीक है।
अगले क्लास में क्या करेंगे, ये वाला सेट शुरू करेंगे, फिर यहीं पर हमारा सेट खत्म हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, फिर आगे सेट है यहाँ पर।